मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की क्लास में एक और आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। यानी बेटा अभी हमारे पास में करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे समझो, ठीक है। और इस करंट कैरिंग कॉइल को मैंने इसका सरफेस बना दिया इस तरह से, ठीक है। और इसको हमने बाहर किससे जोड़ दिया? वायर से, ठीक। अब इसमें करंट पास होता है, तो इसके सेंटर पर हमें क्या निकालना है? एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब आप सब जानते हैं कि सर जी एक छोटी सी चीज मान लीजिए कि इसके जो रेडियस है वो a है, इसमें जो करंट है वो I एम्पीयर का करंट इसमें पास हो रहा है ना, I एम्पीयर का करंट इसमें पास हो रहा है। तो आप बोलेगा सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है हमें इसके सेंटर पर निकालनी है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां हमने मान लिया एक छोटा सा लेंथ है dl। इस dl लेंथ के ड्यू टू जो है बायो-सैवर्ट के नियम से यहां पर जनरेट होती है। तो बाय द बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ। अब बायो-सैवर्ट के लॉ से हमने पढ़ा था कि B इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ डेल्टा B होता है, लेकिन यहाँ जो R है वो R नहीं है क्या भाई साहब? रेडियस जो है वो आपकी क्या है? A है ना, A है। अब आप बोलोगे सर डेल्टा B इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल, थोड़ी देर के लिए मान लो साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके सेंटर पर निकालना है तो परपेंडिकुलर जाएगा। तो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा? नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं भाई। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, डेल्टा बी का भी और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर का भी। तो ये तो हो जाएगा टोटल बी, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ये बाहर आ गया और अंदर बचा डेल्टा एल। तो आप बोलोगे सर जी जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल्स टू वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर। अब देखो ये जो डेल्टा एल है वो क्या है सर जी? ये छोटी सी लेंथ है, लेकिन हमारी जो लेंथ है वो तो पूरे सर्कुलर कॉइल की रहेगी। और सबको ये पता है कि सर सर्कल की कोई लेंथ नहीं होती, सर्कल की जो लेंथ होती है उसका सरकमफ्रेंस होती है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, आर आर नहीं है, ए है, तो एक ए से ए के कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ये तो एक कॉइल के लिए आई है जब एक वायर हो। अब मान के चलो जैसे आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि हम लोग वायर के ऐसे लपेटते जाते हैं, ढेर सारा ऐसे उसको बंडल बना लेते हैं। तो अगर ऐसे ढेर सारे बंडल हो, ढेर सारे वायर हो, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टन, नंबर ऑफ टन्स अगर हमारे पास में n है, देन जो b है वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, ये भी आप समझते चलो कि यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार बोर्ड में सीधे सीधे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, तो इसको राइट डाउन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही मैं आपको ला रहा हूं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसे मस्ट कर लेना। ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि मस्ट है, ठीक है। तो फटाफट से इसको राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अगले हम डेरिवेशन की चलते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास में, ठीक है, और ये भी पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। एक और बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए डेरिवेशन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। देखो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का ही है आपका चैप्टर जिसमें से डेरिवेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में दो पैरेलल वायर्स होते हैं ऑफ सेम लेंथ। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ कितनी है? L है। इसमें करंट I1 पास हो रहा है, इसमें करंट I2 पास हो रहा है, और ये दोनों हमारे एक दूसरे से एक डिस्टेंस r पर प्लेस किए गए। तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। पूछोगे क्यों काम करेगा? बिकॉज ऑफ बेटा इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एंड जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में काम करेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, या तो वो अपोजिट या फिर अट्रैक्शन का। तो इनमें कितना फोर्स लगेगा ये हमें एक छोटा सा डेरिवेशन सॉल्व करना है। देखो मान लो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर जी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है B1 और इस वायर को हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जनरेट हो रहा है और इसको इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, यही हमें फाइंड करना है। तो पहले हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये वायर A और ये वायर B, अराउंड द वायर A। तो A के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है
म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। किसी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे देन फोर्स ऑन द, ठीक है, वायर बी, तो वायर बी पर कितना फोर्स लगेगा? तो आपको पता है बाई लेंज लॉ हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू होता है I2, क्योंकि करंट जो वायर है वो बी वाला लेकर आ रहे हैं और बी वाले में जो करंट है वो I2, लेकिन बी किसका बन रहा है? आप बोलोगे सर जी वायर ए का बन रहा है, और L साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर ही लेकर आते हैं, तो I2 B1 L साइन 90 1 हो गया। तो F इज इक्वल्स टू I2 B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट I1 है ना अपॉन में 2 पाई आर इंटू में L, L को इधर लेके आओ तो F अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, जिसे हमें क्या करना है? सॉल्व करके दिखाना होता है। तो बस ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो भैया इसमें से यही दो एक डेरिवेशन आप लोगों को आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेट वैल्यू में से। फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पे करेंगे कि दो हमारे पास में कॉइल है, कोएक्सियल कॉइल, और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट ईयर वाले इसमें भी आया था ये टू कोएक्सियल वाला, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत, एक और बेहतरीन डेरिवेशन है आपके पास में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। देखो कोएक्सियल का मींस क्या है भाई? मान लो हमारे पास में एक पहले से ही एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास में एक प्राइमरी सोलेनॉइड है, ऐसे मान लो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें N1। एक और हमने इसके साथ में इसकी एक्सिस पर एक और हमने क्या बना दिया? सोलेनॉइड बना दिया। देखो इस सोलेनॉइड को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से मैं बना लेता हूं ताकि आप लोगों को एक दूसरा अलग दिख जाए। ये सेकेंडरी सोलेनॉइड है, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 है, ठीक है, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 है। तो पहले वाले पर मान लो लेट कर लो, है ना, लेट कर लो द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ध्यान से समझना बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, पहले वाले सोलेनॉइड पर, बताओ कितना होता है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू हो गया सर म्यू नॉट, स्मॉल n को हम n अपॉन l इंटू आई कहते हैं, है ना। लेंथ दोनों की सेम है क्योंकि एक ही कोएक्सियल है, तो एक ही लेंथ पर बन रहे हैं, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n आई अपॉन में l। लेकिन n जो है दोनों का अलग है, पहले वाले पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो दूसरे वाले पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी वाले में जनरेट हो रहा है तो सेकेंडरी वाले में फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सर M इज इक्वल्स टू होता है phi2 अपॉन में I1। करंट किस में पास होना चाहिए? पहले वाले में, ठीक है, तो पहले वाले में करंट है I1, ठीक है, समझ गए ना कि भाई करंट किस में पास होना चाहिए? पहले वाले में, और फ्लक्स किससे पास होना चाहिए? सेकंड वाले से, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं N2 phi2, नंबर ऑफ फ्लक्स। तो N2 मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे आपके, phi2 क्या है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फाई की वैल्यू क्या होती है? तो हम बोलेंगे सर N2 फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए, ठीक है, अपॉन में I1, ठीक है, फ्लक्स पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? B इंटू ए। तो B किस में पास हो रहा है? फर्स्ट वाले में, ठीक है, A4 तो एरिया है। अब हमने M इज इक्वल टू पुट कर दिया N2, B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में, ठीक है, इसके अपॉन में क्या है? L इंटू में I1, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो M की वैल्यू कितनी आती है? आप बोलोगे सर जी म्यू नॉट N1 N2 और A भी है ना, A अपॉन में L, ठीक है। इतना आपका क्या निकल कर आ जाता है? ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाता है, किसमें? एक कोएक्सियल सोलेनॉइड में। बस इतना सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा डेरिवेशन आपको करना है, लेकिन आया हुआ है भाई, तभी मैंने आपको कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको लिख लो, आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत रह जाती है वैसे तो रहेगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको करा रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? देखो अब हम चलते हैं रे ऑप्टिक्स की तरफ, कि रे ऑप्टिक्स के से कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स से सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है आपका
कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस। एक को मैं करा दूंगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में से कोई एक मैं करा दूंगा, दूसरे को आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं करा रहा हूं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस। इसको हम करा देते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, और कॉन्वेक्स वाले का मैं डायग्राम आपको बना दूंगा, वहां से बिल्कुल सेम छापना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सेम छापना है कि करना कैसे है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एकदम तरीके से समझना इसको। भाई हमारे पास में क्या है, ये कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। चलो थोड़ा उधर बनाते हैं इसलिए क्योंकि जगह कम ना रह जाए, ठीक है। कॉनकेव सरफेस है ये हमारे पास में, ठीक है, और ये इसका हो गया भैया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका पोल। अब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई हमने मान लिया यहाँ से लाइट रे चलती है ये। अब ये जब लाइट रे चलती है तो भाई यहाँ जो है एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, और ये गिलास है, इसका जो रेयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। और ये जब इससे पास होगी, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो सर क्या होगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल जो है हमने यहाँ डाल दिया आपका एट द पॉइंट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा सर, पीछे की तरफ कहीं पॉइंट I पर बनेगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पॉइंट को जहां पर ये लाई कर रहा था हमने नाम दे दिया इसको A। अगर डायग्राम आपने बनाना सीख लिया तो आधी प्रॉब्लम तो डेरिवेशन की वैसे सॉल्व हो जाती है। तो सबसे मेन काम होता है कि डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग बनाएं। फिर हम लोगों ने इस पर एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M, ठीक है, A से M एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे कि सर ये जो है यहाँ पर एक एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पर एंगल बीटा बन रहा है, और यहाँ पर एंगल गामा बन रहा है। एंड वी नो दैट कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर समझो आप आराम से, जब भी रिफ्रैक्शन होता है ना, लाइट चाहे कहीं भी बेंड हो रही हो, ये कौन सी रे है, ये आप बोलोगे सर जी ये तो है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। तो जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है आई, तो इंसिडेंट रे थी और नॉर्मल ये था, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसका नाम क्या होगा, आई। फिर सर जब ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर ये नॉर्मल होता है, तो इनके बीच में भी एक एंगल बनता है जिसका नाम होता है आर। तो यहाँ पर देखो ये नॉर्मल और ये डिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है, आर है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया देन आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं नाउ, अब इसको समझते हैं क्या से करना है। अब हमें ये पता है कि भाई एक ट्राइंगल है ना, अब जो जो मैं बात बता रहा हूं वो लेना। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास में OAC है ना, OAC, ये ट्राइंगल, इसका जो आउटर एंगल है ना गामा, वो इनसाइड के दो एंगल के सम के इक्वल होता है अल्फा प्लस आई। इतना पता है आपको, तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको IAC, देख लो यहां पर IAC, तो इसमें भी जो है आपका एक्सटर्नल एंगल कौन सा है सर जी, गामा, यहां भी। लेकिन इंटरनल एंगल कौन सा है, देखो एक तो बीटा हो गया, और प्लस में यहां का तो कोई एंगल है नहीं, देखो ये जो एंगल है ये तो पूरा एंगल है, तो यहाँ जो ये वाला और ये वाला क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ना, तो ये आर आ जाएगा। तो ये गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू हो गया आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा लॉ लगता है, आप बोलोगे सर स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू होता है सर जी N2 अपॉन में N1। लेकिन साइन जो है बहुत ज्यादा, एंगल जो है ना ये अल्फा बीटा एंड गामा, अब बोलोगे सर सॉरी आई एंड आर, है ना, आई और आर की बात करें, आर वेरी स्मॉल, तो ये बहुत छोटे हैं, और बहुत जब छोटे हो जाते हैं तो साइन साइन ही रहता, साइन आई आई बन जाता है और साइन आर आर बन जाता है N2 अपॉन में N1। इतना आपको समझना है ना। आई की वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा, N2 अपॉन में N1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गामा माइनस अल्फा N1 और ये N2 में गामा माइनस बीटा, ठीक है, गामा माइनस बीटा, इतना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। अभी क्या काम करोगे आप, अल्फा बीटा गामा फाइंड करने, तो यहां भी लिखोगे अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, और ये स्मॉल है तो इन्हें कैसे निकालोगे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। अब यहां देखो ये आपके पास में एक क्या है,
ट्राइंगल है, तो अल्फा के सामने tan अल्फा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है am और बेस क्या है om, ठीक है। फिर ऐसे ही बीटा निकालोगे तो tan बीटा निकलेगा, तो वो भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा am और im। फिर ऐसे ही गामा निकालोगे तो वो tan गामा के इक्वल आएगा, तो am अपॉन में cm, चीफ मिनिस्टर है ना, सीएम निकल गया। अब आप बोलोगे सर जी ये वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दो, तो भाई गामा की वैल्यू am अपॉन cm माइनस अल्फा की वैल्यू am अपॉन में om, ठीक है। वेरी सिंपल है भाई, बहुत आसान है ये करना, ठीक है। अब n2 है तो बाद में रखेंगे गामा माइनस बीटा, गामा am अपॉन cm माइनस am अपॉन में im, और ये हो गया आपका n2, ठीक है जी, n2। सिंपल सी बात है। देखो इसमें से am कॉमन, इसमें से am कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन cm 1 अपॉन om n1, यहां पर 1 अपॉन cm 1 अपॉन im, और ये हो गया आपका n2। अब हम ये मान लेते हैं इफ लेंस इज थिन, है ना, जो हम सरफेस ले रहे हैं वो कैसा है, पतला है, तो पतला होगा तो p किससे मिल जाएगा, m से, ये p किसके पास आ जाएगा, m के पास, तो m को हम p मान लेंगे, तो 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन op, ठीक है, इज n1, और ये 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन ip, ये n2। अच्छा o से p की डिस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, i से p की डिस्टेंस क्या इमेज डिस्टेंस होती है, और c से p की डिस्टेंस क्या r होता है ना। और सारी की सारी डिस्टेंस मैंने माइनस में क्यों ली है, क्योंकि लेफ्ट साइड है और पोल के जो लेफ्ट साइड होता है वो सब माइनस में रहता है, तो यहां वैल्यू पुट करोगे आप, c से p कितना है, बोलोगे सर माइनस का r, o से p कितना है भैया, आप बोलोगे सर माइनस का u, ठीक है, c से p माइनस का r, और ये आप बोलोगे सर जी माइनस का v, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन r, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन u, और ये हो गया n1, ये हो गया n2, सॉरी माइनस का 1 अपॉन r प्लस का 1 अपॉन v और इनटू में n2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में, क्या बोलोगे सर, माइनस n1 अपॉन r प्लस n1 अपॉन u इक्वल्स टू माइनस का n2 अपॉन r और प्लस का n2 अपॉन में v। अब r वाली कंडीशन एक साथ ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, इस जनाब को इधर ले जाओ, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v, तो भाई ये बस कंडीशन होगी n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v, सॉरी u, ठीक है, ये v। अब हम ये मान लेते हैं कि n2 इज इक्वल्स टू n है और n1 इज इक्वल्स टू 1 है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादातर 1 रहता है, तो n माइनस 1 अपॉन r n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये चीजें क्लियर हो गई। बस यही आपका रिफ्रैक्शन थ्रू क्या है, कॉनकेव सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस का डायग्राम बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना, बस इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कॉनकेव सरफेस का डायग्राम आपके लिए बना देता हूं, और फिर हम लोग क्या करेंगे अगले वाले उस पर चलेंगे कि भाई नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास में क्या होने वाला है, ठीक। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स का डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, देखो करना क्या आपको, इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस आप बना लेंगे, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, और यहां पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जब इससे जाएगा तो बेंड होगा, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ, तो यहीं से क्या होगा सर जी, इसका पास होगा, है ना, ये सेंटर हो गया। तो लाइट क्या करती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो कहाँ की तरफ बेंड हो जाती है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो अब की ओर ऊपर न जाके हल्का सा नीचे की तरफ बेंड होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई साहब, इसकी कहीं पीछे की तरफ आई बनेगी, यह अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब यहाँ जो है इंसिडेंट रे और इनके बीच में क्या बनता है, आप बोलोगे सर ये एंगल बनेगा आई और यहाँ बनेगा आर, ठीक है। बाकी ये रहेगा आपका माइनस का यू, ये रहेगा आपका माइनस का वी, और ये रहेगा आपका प्लस का आर। बस इतना करना है, बाकी सेम करना है, स्नेल लॉ वगैरह सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है, बस यही इसका डायग्राम बनाना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम चलते हैं कि एक दो छोटे मोटे डेरिवेशन तो आपको समझने होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछा जाता है माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप का जो क्या होता है बेटे,
एक तो डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से उसको बना लें, ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं ट्राई करूंगा इसमें बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग कोशिश करूंगा मैं उसको आपको समझा दूं। इसका क्या निकालते हो बेटा, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, है ना, मैग्नीफाइंग पावर। जब इमेज डिस्टेंस डी पर रखी हो और जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर रखी हो, है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इनको हम करके जाएंगे अच्छे से। तो इन्हीं का डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई सबसे पहले, कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना होगा, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा पहले इसमें, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप पे एक डायग्राम बनाया है, और इसमें हम निकालने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। देखो मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। देखो ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और ये आपका आई लेंस होता है, ठीक है जी। और इधर जो है आपका ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है, कितने एंगल पर रखा है, अल्फा। यहां से जो इमेज बनी इसकी ये ए डैश और बी डैश बनी है, और ए डैश बी डैश जो है इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जाएंगी वो इस तरह से कहीं पीछे की तरफ आपको ऐसा मिलती हुई ऐसे नजर आएंगी, बट रियल में नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, फिर हम अलग अलग कंडीशन निकालेंगे कि जब इमेज डी पर बन रही हो फाइनल, और जब हमारी कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एम, वो बीटा अपॉन अल्फा होता है। अब बीटा और अल्फा छोटे हैं, तो बीटा की वैल्यू टेन बीटा, टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, आप बोलोगे सर ए डैश बी डैश, अपॉन में बेस क्या है, यहां से यहां तक का जो ये आपका बेस है, जो कि किसका काम करेगा, यू ई का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यू ई हो जाएगा, ठीक है। यू ही छोड़ो, पहले लिख लो ई से ए डैश, ठीक है, ऐसे मान लो ई से ए डैश, इसे मान लेंगे हम लोग ओ, ठीक है, ओ से लेकर आपका ए तक। फिर उसके बाद में हम लोग अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा, जो कि हो जाएगा ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ओ से ए। जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, और इसकी वैल्यू है ए बी अपॉन में ओ ए, ठीक है जी, ए बी अपॉन में ओ ए। इनको एक काम करते हैं, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में अल्फा तो है ही, इनको ऊपर नीचे ले जाते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये एक साथ हो गया, ओ ए अपॉन ई ए डैश ये एक साथ हो गया। देखो m इज इक्वल्स टू हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये एक साथ रखना है। ओ ए क्या है सर जी, o से a की डिस्टेंस क्या है, d, है ना, कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना, मिनिमम डिस्टेंस पर, जहां से इमेज बन सके, तो वो मिनिमम डिस्टेंस है डी। ई से ए डैश क्या है सर जी, यू ई, और यू ई किस में रहेगा, माइनस में, डी भी किस में रहेगा, माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया भाई। तो अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट यहाँ पर आता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ए डैश बी डैश और ए बी क्या है, कुछ पता नहीं है, तो भाई आपने एक पढ़ा होगा m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ये देखोगे कि सर m जो है वहां पर v और u का काम करता है, किसका काम करता है, v और u का काम करता है। अब आपको ये समझना है कि ये जो v है या u है किसके लिए, इमेज किससे बन रही थी, फर्स्ट वाले से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो यानी v नॉट अपॉन u नॉट, है ना, और ये हो जाएगा d अपॉन में u e, तो इतना मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, क्योंकि इमेज जो है किसकी बन रही है, a डैश बी डैश क्या है, फर्स्ट वाले से तो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो v नॉट और u नॉट, यू नॉट क्यों, इमेज भी रखी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ए बी क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसलिए वी नॉट और यू नॉट। इमेज तो देखो प्लस में बनेगी, लेकिन ये माइनस में, राइट में प्लस में बनेगी और ये लेफ्ट में माइनस में, तो इसलिए माइनस आ गया। तो ये इसकी टोटल मैग्नीफाइंग पावर आती है माइक्रोस्कोप की। अब हमें यह देखना है कि मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंज आएगा जब फाइनल इमेज कहां बनेगी। आप बोलोगे सर जब फाइनल इमेज डी पर बनेगी और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, तो एट इन्फिनिटी निकालते हैं, इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर बन रही है तो फाइनल इमेज फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ई। अब फाइनल इमेज जो है वी कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का यू ई, और माइनस यहाँ पहले से ही है, तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू ई, तो यू ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के। यहां पुट कर दोगे तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये हो जाएगा आपका d अपॉन में एफ ई, यू ई की जगह पर आ जाएगा एफ ई, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद है सेकंड कंडीशन की जब फाइनल इमेज कहां बने, है ना, फाइनल इमेज कहां पर बनती है, डी पर। डी बोले तो यानी आपका एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन,
तो डी पर बनेगा तो क्या होगा 1/FE 1/VE माइनस 1/UE। अब VE क्या है माइनस का डी, माइनस क्यों, क्योंकि जो फाइनली में जो पीछे की तरफ बन रहा है, तो 1/FE 1/ माइनस का डी और प्लस 1/UE। अब एक्चुअली में करना क्या है मुझे, यहाँ पर क्या है D/UE है, तो D से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 1/FE इज इक्वल्स टू D/D और प्लस में D/UE, और यहाँ भी D आ जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो D/FE ये बन गया आपका माइनस का 1 प्लस D/UE, ये इधर आएगा तो 1 प्लस D/FE इज इक्वल्स टू D/UE। भाई इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो D/UE की वैल्यू, तो m आ जाएगा माइनस V0/U0 और 1 प्लस D/FE। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहे आपके, इन सब को आप जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। एक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको प्रिज्म के लिए, है ना, प्रिज्म वाला, ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, तो वो आप सॉल्व करके जाना, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको आ सकता है, ठीक है। और आप करोगे तो मुझे कमेंट में यस करके दिखाना कि सर हमने ये सॉल्व कर लिया है। ये जरूर कर लेना, मैग्नीफाइंग पावर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैंने आपको करा दिए हैं भाई, सभी लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहो। कोई दिक्कत रह जाती है, कोई डेरिवेशन और ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताओ, उसके लिए मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी आप लोगों के लिए, बेहतरीन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लो, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, 30-40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑप्शनल जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, उन्हें आप पढ़ के जाना जरूर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं प्रवीण चौहान ऐसे आपको मजेदार तरीके से पढ़ाता रहूंगा। मिलेंगे।